Good morning, my dear student. Today we are going to read chapter 3, An Empire Across Three Continents. In this chapter, we have discussed about the introduction of this chapter. We have already read about the resources. Behalf of that, we can understand the history of Roman Empire, and we have also discussed about the geography and the geographical expansion of the Roman Empire. Why this chapter name is Beyond the Three Continents? Why an empire across three continents? The name we read again and again. तीन महाद्वीपों में फैला ये साम्राज्य क्यों है? इन चीज़ों पे हमने बात की थी. अर्ली एम्पायर पे भी हमने बात की. वी हैव ऑलरेडी रीड अर्ली एम्पायर. और फिर अर्ली एम्पायर में हमने उन चीज़ों पे देखा कि किस तरीके से वहाँ पे रोमन एम्पायर में डिफरेंट टाइप के लोग और उसके अर्ली इट मीन्स थर्ड सेंचुरी के पहले अर्ली और थर्ड सेंचुरी के बाद लेट एम्पायर के रूप में उन्होंने कैटेगराइज करके इस पूरे टॉपिक्स को पढ़ा था. आज इस टॉपिक को हम अर्ली एम्पायर के सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राजनीतिक विकास किस तरह से हो रहा है यहाँ पे. इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे इस टॉपिक्स पर. तो आज इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी ध्यान से देखें, समझें, और कोई डाउट्स हो आपको प्रीवियस के वीडियो की तो उसके संबंध में आपको बात करनी चाहिए. आपके ऑनलाइन क्लास चलते हैं, वहाँ पे आपको डेली आई हैव ए कंप्लेन दैट कि आप ऑनलाइन क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. यू डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इन ऑनलाइन क्लास. I ask you again and again, if you are in doubt, please ask me. I will solve your problem. I will give you some solutions to solve this. But you never ask. It is not a good habit. It shows your sincerity and seriousness. So my dear student, do hard work. खूब मेहनत करिए, पढ़िए. नहीं आता है तो उसको पूछिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं. नहीं तो फिर दिक्कत आपके सामने आएगी. आपको समस्या समझनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कतें तो बढ़ती ही जाएंगी. और वो दिक्कत फिर आप अपने स्तर पे उसे सॉल्व नहीं कर सकते. फिर आपको उसको सॉल्व करने के लिए फिर प्रॉपर क्लास की ही ज़रूरत पड़ेगी. चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक्स में. कई सारी चीज़ों पे बात करेंगे. रिपब्लिक क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक. फर्स्ट चलिए लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स. रिपब्लिक विच इज़ गिवन इन योर बुक. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक. द रिपब्लिक was the name for regime in which the reality of power lay with the Senate, a body dominated by small group of wealthy families who formed the nobility. In the practices that republic represented, represented the government of the nobility exercised through the body called the Senate. The republic lasted from 509 BC to 27 BC, when it was overthrown by the Octavian, the adopted son and heir of Julius Caesar, who later changed his name to Augustus. Membership of the Senate was for life and wealth, and office holding counted for more than birth. This is the very important things. Before start second paragraph, you have to understand what is the meaning of republic. रिपब्लिक क्या था, रिपब्लिक में किसके द्वारा कंट्रोल होता था, और रिपब्लिक में फिर बाद में कौन चेंज लाया. इन तीन चीज़ों की बातें यहाँ पे की गई हैं. सबसे पहले रिपब्लिक. द रिपब्लिक वाज द नेम फॉर रेजिम in which the reality of power lay with the Senate, a body dominated by the small group of the wealthy families who formed the nobility.
I can understand. That you are getting it properly. हम समझ सकते हैं कि आप इस पॉइंट्स को समझ के देख सकते हैं कि सीनेट्स वो ढांचा था, जिस ढांचे में शासन का वो ढांचा था जिसमें वास्तविक सत्ता सीनेट के हाथ में थी। और इस सीनेट के मेंबर कौन थे? इस सीनेट के मेंबर वो लोग थे जो वेल्दियर फैमिली के थे, जो नोबेलिटी क्लास के लोग थे। इन द प्रैक्टिसेस द रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ द नोबिलिटी। अगर व्यवहार में देखें तो ये सरकार थी जो नोबिलिटी के द्वारा बनी हुई थी। एक्सरसाइज थ्रू द बॉडी कॉल्ड द सीनेट। और जो पूरा तंत्र काम करता था, इसे ही सीनेट कहा गया। रिपब्लिक लास्टेड फ्रॉम 509 BC टू 27 BC। एक लंबा प्रक्रम दिखता है, लंबा काल क्रम दिखता है इसका। ओवरथ्रोन बाय द ऑक्टेवियंस, adopted son and their Julius Caesar, who later changed the name of the Augustus. Membership of the Senate was for life, and wealth and office holding counted for more than birth. कहता है कि साम्राज्य, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सीनेट के नामक एक निकाय के हाथ में नहीं थी। सीनेट जो वेल्दियर फैमिली के लोगों के समूह की कंट्रोलिंग से चलता था, उन्हीं का बोलबाला था वहाँ पे, जिसे अभिजात या नोबेल कहते थे। अगर फॉर्मल आधार पे देखें, व्यवहारिक आधार पे देखें, तो गणतंत्र जो था वो इसी नोबेल क्लास के लोगों के द्वारा शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता था। ये रिपब्लिक 509 BC से 27 BC तक अनवरत चलता रहा। 27 BC में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र स्टेफ सन तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने इसका तख्ता पलट कर दिया, इस व्यवस्था को उलट दिया। और अगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती रही और उसके जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया गया था। इट मीन्स इस सीनेट में सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि वही मेंबर, इसका सीनेट का मेंबर वही बनेगा जो योग्यता की जगह अधिक धनवान होगा, पैसे वाला होगा, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया था। एक और वर्ड है द conscripted army is one which is forcibly recruited. Military service is compulsory for certain groups of categories of the population. स्टार्ट करने के पहले इसको भी देख लेते हैं क्या है इसकी मीनिंग। कहता है ये कंस्क्रिप्टेड कौन लोग थे? कहता है ये जब ज़बरदस्ती जब किसी लोगों को सेना में भर्ती करते थे तो इन लोगों के वर्गों का समूह, जिसमें वयस्क पुरुषों की, जिस एडल्ट पुरुषों की आवश्यकता होती थी, जिनको अपनी सैनिक सेवा अनिवार्य रूप से राज्य को देनी पड़ती थी। रोमन एम्पायर में सभी को सेना और सैन्य ट्रेनिंग दी जाती थी, मिलिट्री ट्रेनिंग सबको दी जाती थी, सारे सिटीजन्स के लिए अनिवार्य था। अब बात करते हैं आपके सेकेंड पैराग्राफ की। देखते हैं क्या लिखा है। द रेजिम established by Augustus. The regime established by Augustus, the first emperor in 27 BC, was called the Principate. Although Augustus was the sole ruler and the real source of authority, the fiction was kept alive that he was actually only the leading citizens, Principate in Latin, not the absolute ruler. This was done out of respect for the Senate, the body which had controlled Rome earlier, the day when it was a republic. The Senate had existed in Rome of the centuries and had been and remained a body representing
the aristocracy. That is the wealthiest family of the Roman and later Italian descends, mainly the landowners. Most of the Roman historians and survived the Greek and Latin were written by people from a senatorial background. From these, it is clear that emperors were judged by how they behave towards the Senate. The worst emperors were those who were hostile to the senatorial class, behaving with the suspicious or brutally and the violence. Many senators yearned to go back to the days of the Republic, but most have realized that this was impossible. Okay, author want to give you information about that the situation during particular time when the condition of the senatorials people was very good, but after some time in the regime of the Augustus it was changed. उसके बातों को लोग देखते हैं, समझते हैं. यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी. कहता है द रेजिम ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय अगस्टस. जब अगस्टस ने अपने शासन की स्थापना की 27 BC में, तो उसे प्रिंसिपेट कहा गया. अगस्टस का राज्य प्रिंसिपेट कहा गया. और अगस्टस जो एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, उसने इस कल्पना को जीवित रखा. अगस्टस चूंकि एक ताकतवर शासक था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने को राजा कहलाने की जगह प्रिंसिपेट कहलाया. प्रिंसिपेट का मीनिंग था प्रिंसिप्स. द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द what actually only the leading the citizens, the princip in Latin. उसने अपने को प्रमुख नागरिक कहा. कह रहा है कि सत्ता का जो प्रिंसिपेट जो उसका राज्य था और उसने उसको अपने राज्य का एक नागरिक प्रिंसिप कहा. प्रिंसिप का अर्थ है प्रमुख नागरिक. लैटिन भाषा में इसको प्रिंसिप कहा गया. यद्यपि अगस्टस एक निरंकुश शासक था. ऐसा सीनेट के सम्मान, ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो सीनेट को सम्मान देना चाहता था. सीनेट के सम्मान के लिए उसने ऐसा किया. सीनेट वह निकाय थी जिसमें उन दिनों जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा करता था. रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा. 509 BC to 27 BC. एक लंबे कालक्रम के दौरान सीनेट हमको रोमन एम्पायर में दिखाई देती है. अगस्टस ने बड़ी चतुराई के साथ अपने पिता जूलियस सीजर के द्वारा बनाए गए नियम या उसके पहले चले आ रहे नियमों को बदल दिया. उसने सेनेट के अधिकारियों की संप्रभुता को चुनौती दी. सेनेटोरियल मेंबर्स के राइट्स को कम कर दिया. लेकिन उसने इस रिपब्लिक की मान्यता को, इस सीनेट की मान्यता को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए दिखावा के रूप में भले ही अपने को राजा नहीं कहा बल्कि अपने को प्रिंसिप कहा. उसका राज्य प्रिंसिपेट कहलाया और वो अपने को प्रिंसिप कह रहा है, प्रमुख नागरिक कह रहा है, सिटीजन्स कह रहा है. ये अपने में यूनिक बात थी. आगे कहता है कि अब उसने सीनेट को सम्मान देने के लिए काम किया. सीनेट वह निकाय थी जो उन दिनों रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखती थी. रोम में सीनेट नामक एक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था. यह एक ऐसी संस्था थी जो कुलीन वर्ग से मिलकर बनी थी, नोबेल लोगों से मिलकर बनी थी. रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था इसमें. लेकिन आगे चलकर इसमें इटली मूल के लोग, इटली मूल के जमींदार भी पार्टिसिपेट करने लगे.
उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। रोम के अधिकांश इतिहास की जो पुस्तकें हैं, जो आज यूनानी तथा लैटिन में ज़्यादातर लिखी गई मिलती हैं, उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि इटली के मूल जमींदारों को इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी दी गई थी, क्योंकि ये पुस्तकें उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है, इसका उल्लेख किया है कि इटली मूल के लोगों को ही बाद में सेनेटोरियल बोर्ड में रखा गया, नोबेल क्लास के लोगों के साथ। इन पुस्तकों से ये बात, इन जो बुक है जो कोई लोगों ने लिखा था इटली के लोगों ने, इससे कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे सम्राटों की इस बात और सम्राट की जो कार्यप्रणाली थी उसको समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बुक लिखता है कि कुछ सम्राट अच्छे थे तो कुछ सम्राट बहुत बुरे थे। बुरे सम्राट वो माने जाते थे जिनका सेनेटोरियल बोर्ड के मेंबर के साथ अच्छा संबंध नहीं रहता था, शत्रुतापूर्ण संबंध रहता था। फिर कहता है कि अगर इन चीज़ों को समझें तो सेनेटर इस घटना के साथ जो संबंध था राजा के साथ, उसके साथ, और जो अभी अगस्टस के समय उनकी स्थिति थी उसमें, वो सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे। किंतु अधिकतर सेनेटरों को इस बात का एहसास था कि अब ये एक चरण दोबारा नहीं आएगा। हम उस जो अपने पुराने समय में इतनी फैसिलिटी, इतने प्रिविलेजेस का यूज़ कर रहे थे, अब अगस्टस के बाद वो समय नहीं आएगा। अतर वांट टू क्लियर इन्फॉर्म यू दैट कि अगस्टस के आने के बाद रोमन एम्पायर की पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो गई। रिपब्लिक जो गणतंत्र थी उसको चलाने में सेनेटोरियल बोर्ड का महत्वपूर्ण भागीदारी थी। सेनेटोरियल बोर्ड के मेंबर वो थे जो कुलीन वर्ग से आते थे, जो नोबेल क्लास से आते थे। इस नोबेल क्लास के लोगों को अधिकार कुछ ज़्यादा मिले थे। सेनेटोरियल बोर्ड का मेंबर बनने के लिए योग्यता की जगह धनी होना, प्रॉस्परस होना, वेल्दियर होना इम्पॉर्टेंट था। इनके अपने अधिकार खूब थे, जो जब पुराने समय में ये पूरी प्रशासन व्यवस्था अपने हाथ में रखते थे। लेकिन जब अगस्टस राजा हुआ 27 BC में, तो अगस्टस ने इस पूरी प्रणाली को बदल दिया। उसने बड़ी चतुराई से अपने राज्य को प्रिंसिपेट कहा और अपने को राजा कहलाने की जगह प्रिंसेप कहलाया, प्रमुख नागरिक कहलाया। और फिर उसने सेनेटोरियल बोर्ड के मेंबर्स के अधिकारों में कटौती कर दी और इसी समय इटली मूल के लोगों को भी सेनेटोरियल बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। ये बात कैसे मालूम चलती है? कहता है जो उस समय के किताबें लिखी गई इतिहास की टेक्स्ट, उसमें जो मूलतः लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, इन्हीं लोगों ने लिखा, जो इटली मूल के जमींदार थे, जो सेंट्रल बोर्ड के मेंबर थे। वो लिखते हैं कि राजा और सेंट्रल बोर्ड के बीच प्रायः झगड़े होते रहते थे और इन झगड़ों में राजा बड़ी बर्बरता के साथ सेंट्रल बोर्ड के मेंबरों का दमन कर देता था। उसमें लिखा कि उसे अच्छा राजा नहीं माना जाता था जिसके संबंध सेनेटोरियल बोर्ड से अच्छे नहीं होते थे, उन्हें बुरा राजा माना जाता था। और इसीलिए जो भी सस्पिशियस सेनेटर्स थे उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी और ये नज़र उन्हें संदेह प्रवृत्ति में डाल देते थे। इसीलिए बहुत सारे सेनेटर्स पुराने दिनों को याद करते हैं, कहते हैं कि हमें उस दिन की हमें वैसा स्थिति कब मिलेगी, लेकिन उसमें से अधिकांश ये जानते थे कि ऐसी स्थिति दोबारा अब कभी नहीं आएगी। इस तरीके से हमने बात की पॉलिटिकल सिस्टम पे। अब उसके बाद की स्थिति को देखते हैं कि कैसे क्या हुआ बदलाव। नेक्स्ट टू एम्परर एंड द सीनेट, द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ imperial ruler was the army. Unlike the army of its rival in the Persian Empire, which was conscripted army. Conscripted army. What is the conscripted army? I have discussed in starting of this class. फोर्सफुली जो आर्मी बनाई जाती थी जिसमें
सभी एडल्ट को अपनी सुविधाएं सैन्य संसाधन के रूप में देनी पड़ती थी, सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी सारे रोमन को। कंसेप्टेड आर्मी बनाई जाती थी। रोमन्स हैड ए पेड प्रोफेशनल्स आर्मी वेयर सोल्जर्स had to put in the minimum of 25 years of services. Indeed, the existence of paid army was a distinctive feature of the Roman Empire. The army was the largest single organized body in the empire. 6 lakhs by the 4th century. 6 लाख की सेना उनके पास उस समय थी. And it's certainly had the power to determine the fate of emperor. The soldiers would constantly against for better wage and services condition. These agitations often took the form of mutinies. If the soldiers felt let down by their generals or even the emperor, again our picture of the Roman army depends largely on the way they were portrayed by the historian with senatorial sympathies. The Senate hated and feared the army because it was a source of often unpredictable violence, especially in the tense conditions of the 3rd century when the government was forced to tax more heavily to pay for its mounting military expenditure. ओके, इस पैराग्राफ को देखिए, यहाँ पे आर्मी की बात की है। आतर कहता है कि रोमन एम्पायर में सेना सबसे महत्वपूर्ण थी। ये कंस्क्रिप्टेड आर्मी रखने की व्यवस्था रोमन एम्पायर में एक विचित्र दिखाई देती है। कंस्क्रिप्टेड आर्मी वो आर्मी थी जिसमें बलपूर्वक रोम के वयस्क नागरिकों को शामिल कर दिया जाता था और उनको सैन्य सेवा देने के लिए बाध्य होना पड़ता था। उनको फोर्सली कंपेल किया जाता था कि आपको अपनी 25 साल तक की उम्र की 25 साल की सेवा सेना में देनी ही देनी है। इस तरह की पेड आर्मी रोमन एम्पायर में पहली बार दिखाई देती है। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, 6 लाख की सेना थी और इस 6 लाख की सेना में वो राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति पे करते थे। जब कभी सेनेटर्स के बीच विवाद होता था तो राजा इसी सेना की मदद से सेनेटर्स के विद्रोह को दबा देता था, और कभी राजा और सेना के बीच कोई डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी तो बड़ी चतुराई के साथ सेनेटर्स सैनिकों का फेवर करते थे, सैनिकों के प्रति अपनी सिंपैथी दिखाते थे। लेकिन इसके बाद भी सेना राजा के प्रति लॉयल बनी रहती थी। सेनेटर्स चाहते थे कि सेना उनके साथ आ जाए और वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर दें, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन न सकी, मिल न सका। आइए देखते हैं ये पैराग्राफ क्या कहता है। नेक्स्ट, द एम्परर एंड द सीनेट, द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंपीरियल रूल वाज द आर्मी। कहता है राजा, सम्राट और सीनेट के अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन था एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का, रूल का, वो आर्मी थी। अनलाइक द आर्मी ऑफ इट्स राइवल इन द पर्शियन एम्पायर विच वॉज कंस्क्रिप्टेड आर्मी। कहता है कि सम्राट और सीनेट के बाद जो संस्था थी वो थी साम्राज्य, जो कंस्क्रिप्टेड आर्मी थी। इसको बलात् भर्ती वाली सेना कही जाती थी, लेकिन रोमन की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक की सेवा करनी पड़ती थी। ये वेतन भोगी होते थे। निसंदेह रोमन साम्राज्य को अपनी एक खास विशेषता थी कि सेना का एक बड़ा संगठित निकाय इनके पास था। 4th सेंचुरी के आसपास इनके पास 6 लाख की सेना थी। इनके पास निश्चित रूप से सम्राटों के भाग्य को निर्धारित करने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता था।
सैनिक बेहतर और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। सैनिकों को अच्छी फैसिलिटी मिले, सैनिकों को अच्छी सेवाएं मिले, इसके लिए बार बार अपनी आवाज़ उठाते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापति और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराशा महसूस करते तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह का रूप ले लेता था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रोमन सेना का जो तस्वीर हमारे सामने दिखाई गई है, जो रोमन सेना के बारे में हमें सूचना दी जा रही है, वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेना कैसी थी इसके बारे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। कहीं न कहीं ये लोग वाइज्ड हैं सेना की एक्चुअल कंडीशन को न बताने के लिए, क्योंकि ये लोग जो ये लिख रहे थे, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये लोग सेनेटोरियल बोर्ड में आने वाले वो इटली मूल के जमींदार थे जिन्होंने इस इतिहास की कहानी को लिखा, इस किताबों को लिखा। उनकी लॉयल्टी सेनेटर्स के प्रति थी। इन इतिहासकारों के द्वारा जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे उन लोगों ने इसको लिखा। सेनेट लिखते हैं वो सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वो प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। सेना को ये लोग कहते थे कि ये बहुत हिंसा करने वाले ग्रुप्स है, इसलिए वो उसे डरते भी थे और उसे घृणा भी करते थे। विशेष रूप से 3rd सेंचुरी में आते समय जब स्थिति बहुत ही टेंस हो गई, तनावपूर्ण हो गई, ऐसी परिस्थिति में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों पे कर लगाने पड़े, सेना के दम पे उन करों को उसने वसूल किया, तब सेंट्रल बोर्ड और सेना के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। अब अगर देखें तो संक्षेप में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, इट मीन्स इम्परर, नोबेल और आर्मी, ये साम्राज्य के 3 राजनीतिक इतिहास के 3 खिलाड़ी थे, मुख्य खिलाड़ी। अलग अलग सम्राटों की सफलता पर इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना अच्छा नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थीं तो उसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध के रूप में दिखाई देता है। ऐसे समय, ऐसे वर्ष जो सेना के गृह युद्ध का था वो 69 ईस्वी 69 एडी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे। पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो या ग्रहण किया हो। उत्तराधिकारी दत्तक हो, और सेना इस सिद्धांत को पूरी तरह से मान लेती थी। यदि राजा किसी को अपना सक्सेसर अपॉइंट करता था तो सेना इसे बिना किसी हेजिटेशन के उसे अपना राजा मान लेती थी। उदाहरण टाइबेरियस 14 to 37 एडी, जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था। प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टस का पुत्र कोई नहीं था, इसलिए उसने टाइबेरियस को अपना पुत्र बनाया। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अगस्टस से टाइबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले से इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों के सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजान ने 113 to 17 एडी में चलाया, जिसके द्वारा उसने यूफ्रेटस रिवर के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में उनके सक्सेसर्स ने ये राज्य छोड़ दिया। अब इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। इन चीज़ों को क्लियरली बताया गया कि किस तरीके से अभिजात वर्ग, सेना और एम्परर, ये एरिस्टोक्रेटी के 3 मेन प्लेयर थे।
ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर, रोमन एम्पायर की. इफ यू विल minutely observe about that the political history of the Roman Empire, we can easily categorize the three main players in the Roman administration: army, aristocracy and emperor. और फिर आर्मी की योगदान, आर्मी की भूमिका किस तरीके से वो करते थे. कह रहे कोई सिविल वार नहीं हुआ 69 सी के आसपास. 4 राजा बना दिए गए, एक के बाद एक गद्दी पे बैठाए गए और सेना इनको एक्सेप्ट कर ली. यदि राजा का कोई लड़का नहीं होता था, वैद्य उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वो जिसे भी राजा बनाता था सेना उसको एक्सेप्ट कर लेती थी. उसके लिए उसका कोई विरोध नहीं था. उदाहरण के रूप में टाइबेरियस का जिक्र किया गया है. टाइबेरियस किस तरीके से शासन किया गया. तो इस तरह के जो आप देखेंगे, अगस्टस का कोई पुत्र नहीं. अगस्टस ने टाइबेरियस को लिया और टाइबेरियस को राजा बनाया और स्मूथ ट्रांजिशन चलता रहा. सेना के द्वारा उस पर कोई प्रतिरोध नहीं किया गया. ये रोमन एम्पायर की अपनी विशेषता थी. यहाँ से इस टॉपिक को फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.